नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कुसुम नेट क्लासेस KNC में। साथियों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं UGC नेट पेपर 1 के बारे में। यदि आप UGC नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा आपके पेपर 1 के सिलेबस में टोटल 10 टॉपिक्स को शामिल किए गए हैं, जिसमें से एक टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड भी है। तो आज का वीडियो, आज का क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड पे सेंट्रिक होने वाला है। हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट रूप से टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो आपके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या हम लोग इस क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में उन तमाम चीज़ों को पढ़ लेंगे जो सिलेबस में शामिल किया गया है? तो नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। चूँकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, मुश्किल से 2 से 4 दिन बच रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आपके रिवीजन के पर्पज़ से मैंने यह वीडियो तैयार करने का फ़ैसला लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो टीचिंग एप्टीट्यूड से अक्सर UGC नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को मैं उठाकर आपके लिए लाया हूं। उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप हमेशा की तरह हमारे साथ लिखते चलेंगे और कोशिश करेंगे लिखने से ज़्यादा चीज़ों को समझने की। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद एक एक करके हम लोग डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले यह देखिए कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो आज का पहला हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के डिफिनेशन के बारे में, उसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसके प्रकृति के बारे में, उसके नेचर के बारे में। उसके बाद करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड की क्या विशेषता है, टीचिंग्स की क्या विशेषता है, जिसको आप हिंदी में शिक्षण कहते हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरे बेसिक मॉडल्स के बारे में कि टीचिंग जब आप करवाते हैं तो उसके कई सारे मॉडल होते हैं, एडवांस मॉडल और बेसिक मॉडल। तो हम लोग पहले बात करेंगे बेसिक मॉडल्स के बारे में। उसके बाद करेंगे लेवल ऑफ टीचिंग्स के बारे में, टीचिंग्स के कितने लेवल्स होते हैं, कितने उसके स्तर हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे 5वें नंबर पे 2 वेरिएबल्स के बारे में। टीचिंग एप्टीट्यूड में 2 वेरिएबल्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 6ठे टीचिंग उद्देश्य के बारे में कि जब आप पढ़ाते हो तो उसका क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव्स हैं, उसके बारे में। और 7वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे मैक्सिम ऑफ टीचिंग के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षण के सूत्र के बारे में। जब आप पढ़ाते हो तो पढ़ाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से फार्मूला, कौन कौन से मैक्सिम आपको इस्तेमाल करने चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 8वें नंबर पे शिक्षण सिद्धांत के बारे में, टीचिंग प्रिंसिपल इसको आप अंग्रेजी में कहते हो। उसके बाद 9वें नंबर पे बात करेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, अंग्रेजी में इसको आप फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचिंग्स, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग 10वें नंबर पे बात करेंगे शिक्षण कराने के लिए कौन कौन से मेथड्स। मैंने बताया कि यहाँ पर एक बेसिक मॉडल होता है और यहाँ पर टीचिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से मेथड्स होते हैं उसके बारे में। उसके बाद 11वें नंबर पे बात करेंगे माइक्रो टीचिंग मेथड के बारे में, जो कि अभी एक शिक्षण का विधि है। तो माइक्रो टीचिंग मेथड के बारे में जानेंगे। और 12वें नंबर पे जानेंगे माइंड मैपिंग क्या होता है। उसके बाद 13वें नंबर पे जानेंगे ये डेल का एक त्रिकोणीय मेथड है दोस्तों। तो डेल ने एक त्रिकोणीय मेथड दिया था बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। शिक्षण और लर्निंग दोनों से रिलेटेड यह थ्योरी है। और लास्ट का जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा इवैल्यूएशन से, मूल्यांकन से, कि जब आप पढ़ाते हो उसके बाद बच्चों का मूल्यांकन करते हो एग्ज़ाम लेकर के, तो मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे डिफाइन किया जा सकता है और उससे सवाल आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं। इन सारे मुद्दों के बारे में, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं बारी बारी से। हमेशा की तरह आप हमारे साथ चीज़ों को समझने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, लिखने की कोशिश कम करेंगे। पहला आते हैं परिभाषा के बारे में। तो टीचिंग क्या होता है, सबसे पहली बात आप ये समझिए, जब आप पढ़ाते हो, जिसको हिंदी में टीचिंग एप्टीट्यूड को बोलते हैं शिक्षण अभिक्षमता, तो टीचिंग एक लर्निंग प्रोसेस है। जब आप पढ़ा रहे हो तो उस दौरान आप सीख भी रहे हो। तो टीचिंग एक सीखने के लिए प्रक्रिया है। जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हो तो ज्ञान देने की एक प्रक्रिया है। तो आपसे सवाल आ सकता है कि टीचिंग इज़ अ, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और लास्ट में लिखा रहेगा प्रोसेस। तो आपको टिक करना है टीचिंग इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, टीचिंग इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। दूसरी बात कि टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब आप किसी को पढ़ाते हो तो आप रेगुलर पढ़ाओगे तभी उसका फ़ायदा होगा। आप डिसकंटिन्यू कर दोगे, आप कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर पढ़ाने का कोई मोटिव्स नहीं रह जाता, कोई रिजल्ट निकल करके नहीं आता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, टीचिंग एक लर्निंग प्रोसेस है।
ठीक है। लर्निंग को हिंदी में अधिगम बोलते हैं, ठीक है, और टीचिंग को हिंदी में शिक्षण बोलते हैं। तो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो भी सुनते चलेंगे, आपको लिखने की आवश्यकता होगी वहाँ पर आप लिख लीजिएगा। और जो अंग्रेजी माध्यम के हैं तो जहाँ जहाँ पे मैंने अंग्रेजी नहीं लिखा है वहाँ पे मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करूँगा। आइए आते हैं दूसरे टॉपिक पे, और आज का हमारा दूसरा टॉपिक है टीचिंग की क्या प्रकृति है, उसका क्या नेचर है, और उसके बाद उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं। तो पहली बात कि आप ये जानो कि टीचिंग जो है एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, ठीक है। प्रकृति एवं विशेषता को दोनों को मैंने एक जगह लिखा है, दोनों को मैं आपको समझा दूंगा। तो टीचिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, आपके माइंड से रिलेटेड है, आपके बौद्धिकता को बढ़ावा देता है। तो आपसे सवाल आ सकता है कि टीचिंग किस प्रकार का एक्टिविटी है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और यदि उसमें से एक ऑप्शन रहता है कि टीचिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। ऐसा सवाल दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूं कि आपसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे, इसलिए उन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो टीचिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलना हो तो बोलेंगे बौद्धिक क्रिया है, ठीक है। दूसरे विशेषता पे आते हैं। दूसरा इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, वो है डिफरेंट लेवल, ठीक है। जब आप टीचिंग कराते हो तो टीचिंग्स के कई सारे लेवल्स होते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग में। तो टीचिंग के 3 लेवल होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो टीचिंग के डिफरेंट टाइप के लेवल होते हैं, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता यह है कि इसका एक सिलेबस होता है, इसका एक करिकुलम होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ाए जा रहे हो। जब आप स्कूल में, जब आप कॉलेज में, जब आप कहीं पर भी पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उसका एक सिलेबस होता है, उसका एक पाठ्यक्रम होता है, और आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। और चौथे पॉइंट पे आते हैं, टीचिंग एक आर्ट है, ठीक है, टीचिंग एक कला है। दोस्तों आज के डेट में लोग ऐसा कर रहे हैं कि बीएड का डिग्री लेकर के उनको टीचर बनाया जा रहा है, लेकिन दरअसल आप देखो कि टीचिंग एक तरीके का कला है। सारे बच्चे, सारे लोग पढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे एक अच्छा स्टूडेंट आप बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छा टीचर बनना बहुत मुश्किल होता है। ये तो एक तरीके का बॉर्न क्वालिटी है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि कोई डिग्री लेकर के टीचर बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो टीचिंग एक तरीके का क्या है, कला है, ठीक है, जो आपके अंदर डेवलप होता है। दूसरी बात कि टीचिंग एक साइंस भी है, ठीक है। कला का अर्थ यहाँ पे आर्ट से है, साइंस का अर्थ यहाँ पे विज्ञान से है, ठीक है। तो टीचिंग एक तरीके का साइंस भी आपसे सवाल आ सकता है कि टीचिंग एक तरीके का कला है, या फिर टीचिंग एक तरीके का विज्ञान है, या फिर टीचिंग एक तरीके का कला एवं विज्ञान दोनों है। तो आप टिक करेंगे टीचिंग आर्ट भी है और टीचिंग साइंस भी है, ठीक है। जैसे मैथ एक सब्जेक्ट है जिसको साइंस में भी रखा जाता है और आर्ट्स में भी रखा जाता है। आगे आते हैं, टीचिंग एक प्रकार का प्रोफेशन भी है, एक व्यवसाय भी है, एक पेशा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए एक प्रोफेशन भी है, और ये प्रोफेशन दोस्तों दरअसल आपका पैशन होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा टीचर बन पाएंगे, ठीक है। तो ये तो अलग बात है, लेकिन टीचिंग में यदि आ जाए कि टीचिंग क्या एक व्यवसाय है, प्रोफेशन है, तो निश्चित तौर पे टीचिंग एक प्रोफेशन है। न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में टीचिंग एक प्रोफेशन है। आगे आते हैं, टीचिंग के 3 पिलर्स होते हैं। इससे सवाल पूछे गए कई बार कि शिक्षण के कितने स्तंभ होते हैं। हिंदी में यदि बात की जाए तो टीचिंग के 3 पिलर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला वाई, जिसको हिंदी में आप बोलते हो क्यों, कब, क्यों, कैसे और क्या, ठीक है। जब आप किसी को पढ़ाते हो तो 3 बेसिक चीज़ों पे, 3 पिलर होता है उसका, आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि किसी चीज़ को कैसे कर सकते हैं, ये क्या है, और फिर इसको क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हम इतिहास के विद्यार्थी हैं तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास को कैसे पढ़ते हैं, इतिहास को समझने के लिए क्या इतिहास लेखन पढ़ना चाहिए, और इतिहास को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ये 3 तरीके के बेसिक सवाल हैं जिसको टीचिंग एप्टीट्यूड में 3 पिलर्स ऑफ टीचिंग के नाम से जाना जाता है। तो आपसे सवाल आएगा कि शिक्षण अभिक्षमता के, शिक्षण के कितने पिलर्स हैं, कितने स्तंभ हैं? तो 3 स्तंभ हैं। कौन कौन? क्यों, क्या और कैसे, ठीक है, 3 स्तंभ। अब आते हैं दोस्तों, दूसरा टॉपिक हमने ख़त्म कर दिया। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक है हमारा बेसिक मॉडल। तो जब आप पढ़ाने जाते हो तो उस दौरान आप कई तरीके के मॉडल को फॉलो करते हो। ये बात आपको पता नहीं होता है, लेकिन ये बात आपको आज पता हो जाएगा कि वो कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। आप ध्यान रखें कि जब आप पढ़ाने जाते हैं तो 2 तरीके के मॉडल्स होते हैं। ये जो दोनों मॉडल हैं वो बेसिक मॉडल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो पहला सवाल आपसे यह आ सकता है कि टीचिंग कराने के लिए, शिक्षण कराने के लिए किन 2 बेसिक मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है,
तो दो बेसिक मॉडल कौन कौन है, एक तो पेडागॉजिकल है, ठीक है, और दूसरा एंड्रागॉजिकल है, ठीक है। ध्यान रखना है पेडागॉजिकल है और एंड्रागॉजिकल है। तो पहला सवाल कि टीचिंग के बेसिक मॉडल कितने हैं, तो दो हैं, कौन कौन है, पेडागॉजिकल और एंड्रागॉजिकल। अब आते हैं पेडागॉजिकल अप्रोच क्या होता है। एक तरीके का अप्रोच है दोस्तों, एक तरीके का दृष्टिकोण है, आप पढ़ाते हो। पेडागॉजिकल अप्रोच को टीचर सेंटर्ड अप्रोच बोलते हैं, पेडागॉजिकल अप्रोच को टीचर सेंटर्ड अप्रोच बोलते हैं। जैसे एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और जो लेक्चर मेथड होता है, अक्सर जब आप कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी बच्चे बीच में उठकर सवाल नहीं पूछते हैं, और जो लेक्चर मेथड होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है। तो उसी को बोला गया है पेडागॉजिकल अप्रोच। अक्सर जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो स्कूल में जाते हैं तो इसी तरीके के सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं उस अप्रोच को। तो आपसे सवाल आ सकता है कि शिक्षक केंद्रित अप्रोच को क्या कहते हैं, तो पेडागॉजिकल अप्रोच कहते हैं, ठीक है। या फिर सवाल उलट करके पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा अप्रोच पेडागॉजिकल अप्रोच है, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, शिक्षक एवं छात्र दोनों केंद्रित, तो आप टिक करेंगे शिक्षक केंद्रित अप्रोच पेडागॉजिकल अप्रोच के अंतर्गत आता है। आगे आते हैं एंड्रागॉजिकल अप्रोच क्या होता है, तो पेडागॉजिकल अप्रोच के ठीक विपरीत होता है। मतलब वहाँ पे टीचर सेंटर्ड था और यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होता है। आगे आते हैं, जैसे आप होम ट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं तो कोई टीचर हमारे यहाँ पढ़ाने आते हैं तो सबसे पहले हमसे सवाल पूछते हैं कि आपने होमवर्क बनाया या और नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया, फिर ये गलत क्यों बनाया, इस तरीके से। तो वो जो अप्रोच होता है वो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होता है, जिसको टीचिंग एप्टीट्यूड की भाषा में एंड्रागॉजिकल अप्रोच के नाम से जानते हैं हम लोग। आगे आते हैं चौथे टॉपिक के बारे में। आज का हमारा चौथा टॉपिक है जिसको आप लेवल्स ऑफ टीचिंग के नाम से जानते हो, ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो पहला सवाल आपसे आएगा कि कितने लेवल्स होते हैं टीचिंग के, तो 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, आइए जानते हैं बारी बारी से। पहला लेवल होता है जिसको मेमोरी लेवल कहते हैं, ठीक है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। दूसरा लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और तीसरा लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। 3 लेवल कौन कौन, पहला मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल दोस्तों, ठीक है। अब ये 3 तरीके के लेवल का जब लाया गया तो उनके अलग अलग फाउंडर थे, सब इनके अलग अलग फाउंडर हैं। जैसे जब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग लाया गया तो उनके संस्थापक के रूप में हार्वर्ड को जाना जाता है। जैसे डायरेक्ट आपसे ये बहुत फैक्चुअल है, आप कोशिश करेंगे कि इसको याद कर लें, क्योंकि इस तरीके के सवाल डायरेक्ट आपसे पूछ दिए जाते हैं तो उस दौरान आप दिमाग नहीं लगा सकते, क्योंकि जहाँ पे जो चीज़ें फैक्चुअल है आपको याद है तब ठीक है, नहीं याद है तो फिर गलत होने की संभावना 99% हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के फाउंडर कौन है, हार्वर्ड है। दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो टीचिंग है उसके फाउंडर कौन है, वो है मॉरिसन, ठीक है। और तीसरा जो लेवल मैंने बताया रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इसके फाउंडर का नाम है हंट, ठीक है। तो आपसे सवाल आएगा कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के फाउंडर कौन है, तो हार्वर्ड। अंडरस्टैंडिंग लेवल के कौन है, तो मॉरिसन। और उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल के कौन है, तो हंट हैं। अब आते हैं कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है। आप देखोगे कि बचपन में जो आप पढ़ते हो वो अक्सर स्कूल में रट्टा मारने के दौरान पढ़ाई होती है, आपसे रट्टा मरवाया जाता है। तो आप एकदम आसान भाषा में यदि आपको समझना हो तो आप कह सकते हो कि रट्टा मार जो पढ़ाई होता है उसको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं, जिसमें हम लोग याद करते हैं, हम लोग अपने स्मृति को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, अपने मेमोरी को बढ़ाते हैं याद कर करके, लेकिन वो प्रोसेस ही गलत है, आपका मेमोरी बढ़ता नहीं है। तो आप ध्यान रखिए कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को यदि एक लाइन में समझना हो तो आप कह सकते हो कि चीज़ों को कंठस्थ करने के लिए, ठीक है, एक टीचिंग की एक वैसी प्रक्रिया जिसमें आपको चीज़ों को कंठस्थ करने के लिए सिखाया जाता है, याद करने के लिए सिखाया जाता है, न कि समझने के पर्पज से सिखाया जाता है। तो उस प्रक्रिया को, उस टीचिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। अक्सर ये प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के साथ अप्लाई किया जाता है, हमारे साथ भी हुआ था अपने ज़माने में। आगे आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के फाउंडर मैंने बताया मॉरिसन है। और ये होता क्या है दोस्तों, जब आप स्कूल लेवल से निकलते हो, प्राइमरी स्कूल लेवल से निकलते हो, मिडिल स्कूल लेवल से निकलते हो, उसके बाद हाई स्कूल लेवल से भी आप निकल जाते हैं सॉरी माफ़ कीजिएगा। और
जब आप इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एजुकेशन में आते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आपको चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग की प्रक्रिया डेवलप की जाती है आपके दिमाग में, मतलब चीज़ों को समझने की प्रक्रिया। तो एक लाइन में यदि बोलना हो तो आप कह सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का या टीचिंग का एक वैसा प्रोसेस जिसमें आपको चीज़ों को याद करने के साथ साथ चीज़ों को समझने की क्षमता भी डेवलप करवाई जाती है, उसको विकसित करवाया जाता है आपके अंदर। उस प्रक्रिया को अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। तो दो तरीके के सवाल आ सकते हैं। क्या सवाल इस तरीके से आ सकते हैं, डिटेल कर दे तो आपसे पूछ सकता है कि टीचिंग लेवल या फिर टीचिंग्स का वैसा कौन सा लेवल है जिसमें चीज़ों को, पाठ्यक्रम को, पढ़ाई को याद करने के साथ साथ समझने का भी टेंडेंसी डेवलप करवाया जाता है। तो आप उसमें टिक कर सकते हो कि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है। सिर्फ याद करने वाला तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, फाउंडर हर्बर्ट, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में मॉरिसन। ठीक है, इसमें क्या क्या, याद करना प्लस समझना दोनों। तीसरे पे आते हैं और तीसरा हमारा है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जब आप ग्रेजुएशन में चले जाते हैं तो ग्रेजुएशन में आपको लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ाया जाता है, और जब आप लेक्चर मेथड से पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो अप्रोच होता है वो स्टूडेंट सेंट्रिक ना होकर के प्रॉब्लम सेंट्रिक हो जाता है। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है और आप उस सवाल को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं आप उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप हाथ खड़े करते हैं और उसको प्रतिक्रिया देते हैं। तो जब आप रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें आपके अंदर टेंडेंसी डेवलप करवाया जाता है। किन किन चीज़ों का, चीज़ों को समझने का, पहली बात कि याद करने का तो था ही, समझने का तो था ही। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम सेंट्रिक आपके माइंड को बनाया जाता है, ठीक है, कोई भी जैसे केस स्टडी हम लोग करते हैं तो वो सारी चीज़ें जितने भी अप्रोचेज हैं वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आती है। चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, एनालाइज यानी कि विश्लेषण करने की क्षमता को डेवलप किया जाता है आपके अंतर्गत। तो एक लाइन में यदि तीनों को बोलना हो तो कह सकते हैं जिसमें याद करने के लिए सिखाया जाता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें समझने के लिए और याद करने दोनों के लिए सिखाया जाता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और तीसरा जिसमें याद करना, समझना के साथ साथ उसके विश्लेषण करना, उसका संश्लेषण करना, उसका विस्तार करना, उसके समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना, इन सारे अप्रोच जिसमें आपके अंदर थॉट प्रोसेस को डेवलप किया जाता है वो सारे अप्रोचेज आएंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत। तो मेरे ख्याल से तीनों लेवल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर बैक जाइए और फिर से एक बार देख लीजिए, निश्चित तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। आगे आते हैं आज के 5वें टॉपिक पे, और आज का हमारा 5वां टॉपिक है 2 वेरिएबल्स। ये ध्यान रखिएगा कि टीचिंग में 2 वेरिएबल्स होते हैं, हिंदी में इसको बोला जाए तो 2 चर होते हैं। ठीक है, कौन कौन, एक तो टीचर और दूसरा स्टूडेंट। जब आप पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पे 2 ही चीज़ें हैं, एक टीचर है, एक शिक्षक है और एक छात्र है। तो 2 चर कौन कौन होते हैं, पहला जो टीचर होता है वो इंडिपेंडेंट चर होता है, दूसरी बात स्टूडेंट जो होता है वो डिपेंडेंट चर होता है। तो आपसे पहला सवाल तो यहीं से बन गया, आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि निम्न में से कौन इंडिपेंडेंट चर है और 4 ऑप्शन दे दे तो आप टिक करेंगे शिक्षक। और दूसरी सवाल कि यदि यह दे दे कि निम्न में से कौन आश्रित, जिसको आप अंग्रेजी में डिपेंडेंट बोलते हो, तो डिपेंडेंट चर कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, तो वो है स्टूडेंट। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अंतर क्या है इसको समझिए, फिर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों, अब देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक लाइन में याद रखिए कि जिसको बदला जा सकता है, वो स्वतंत्र है, उसको चेंज किया जा सकता है, उसके अंदर बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन जो डिपेंडेंट है उसके अंदर बदलाव नहीं लाया जा सकता है, उसके अंदर बदलाव नहीं लाया जा सकता है। जैसे आप पढ़ाने के लिए जाते हैं तो मान लीजिए कि आप बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हुए, क्लास 8 का आपने पढ़ाने के लिए गया और आपको हिस्ट्री पढ़ाना था, आप उन बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हुए, आप सफल साबित नहीं हुए, तो ऐसा नहीं कि उन बच्चों को बदल दिया जाएगा, ठीक है, बदला जाएगा आपको। तो वहाँ पे शिक्षक को बदला जाता है। तो जिसको बदला जा सकता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जिसको बदला नहीं जा सकता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो बच्चे आपके ऊपर आश्रित हैं, वो कभी नहीं बदलेंगे, बदलेंगे तो आप बदलेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यह दोनों अप्रोच भी आपको समझ में आ गया होगा। और आज के 6ठे टॉपिक पे चलते हैं, और आज का हमारा 6ठा टॉपिक है टीचिंग उद्देश्य। जब आप पढ़ाते हो, ठीक है,
उसके क्या क्या मोटिव्स हैं, उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहला चीज़ याद रखिए, टीचिंग के उद्देश्य को 3 लोगों ने डिफाइन किया, 2 लोगों ने एक साथ और एक लोग ने अकेले डिफाइन किया। पहला नाम था ब्लूम का, ठीक है। ब्लूम एक शिक्षाविद था, तो ब्लूम ने टीचिंग मोटिव्स को अकेले डिफाइन किया। उन्होंने बताया, कई सारे पॉइंट बताए, कई सारे पैरामीटर बताए। उसके बाद गैगने और ब्रिक्स, ठीक है, 2 व्यक्ति, इन दोनों ने मिलकर के कुछ उद्देश्य के बारे में बताया। तो गैगने और ब्रिक्स ने मिलकर के एक साथ बताया, ब्लूम ने अकेले बताया। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि ब्लूम ने टीचिंग उद्देश्य के बारे में क्या क्या चीज़ें कही है, उसके बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला उन्होंने कहा कि टीचिंग का उद्देश्य कॉग्निटिव होना चाहिए। कॉग्निटिव को हिंदी में बोलते हैं ज्ञानात्मक, ठीक है, जिसका संबंध ज्ञान से है। तो देखिएगा कि कॉग्निटिव अप्रोच में क्या क्या होता है। इसमें ज्ञान, ठीक है, ज्ञान का मतलब जो आप नॉलेज आपको दिया जा रहा है, फैक्चुअल हो या कॉन्सेप्चुअल हो, दोनों चीज़ें। दूसरी बात, आपके अंदर बोध का विकास किया जाता है, चीज़ों को समझने की क्षमता, आपको अवेयर किया जाता है, मेंटली अवेयर। और तीसरी बात कि जब आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको उपयोग कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में सिखाया जाता है। उसके बाद उसको विश्लेषण करना, जैसे जो आप नॉलेज ले रहे हैं, जो थॉट प्रोसेस आपके अंदर डेवलप हो रहा है, उसको कैसे एनालाइज किया जा सकता है, उसको कैसे विस्तार किया जा सकता है, उसको कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आगे आते हैं और लास्ट में कॉग्निटिव अप्रोच में ही मूल्यांकन को भी शामिल किया गया है कि जब आप पढ़ाते हैं तो उसका लास्ट में मूल्यांकन कैसे करें, ठीक है। इन सारे अप्रोचेज को कॉग्निटिव अप्रोच में शामिल किया गया है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। डोमेन का अर्थ यहाँ पर है ज्ञान का क्षेत्र, ठीक है, एक डोमेन, एक सर्कमफेरेंस। तो कहता है कि दूसरा जो अप्रोच है, दूसरा जो डोमेन है वो है भावात्मक, हिंदी में भावात्मक, अंग्रेजी में अफेक्टिव। इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ों को आपके अंदर रिसीव करने की क्षमता डेवलप की जाती है, ठीक है। आप जब टीचर हैं तो आप बच्चों को जब इस डोमेन के अंतर्गत पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आप बच्चों के अंदर सुनने की क्षमता को सबसे पहले डेवलप करेंगे, किसी चीज़ को रिसीव करने की क्षमता। उसके बाद रिसीव करने के बाद उसका रिएक्शन उधर से आना चाहिए, जैसे आप पढ़ा रहे हैं उनको समझ में आ रहा है तो उधर से फीडबैक आना चाहिए। तीसरी बात कि उस चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की क्षमता आप डेवलप करेंगे बच्चों के अंदर, चीज़ों को कैसे संगठित किया जा सकता है, जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं उन तमाम चीज़ों को। और उसके बाद लास्ट में उनको आकलन करने के लिए भी आप सिखाएंगे। तो आपसे सवाल आ सकता है कि समझने की क्षमता, सुनने की क्षमता, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता, उसके साथ साथ चीज़ों को संगठित करने की क्षमता और लास्ट में आकलन करने की क्षमता किस नॉलेज डोमेन के अंतर्गत आता है, तो वो है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, अफेक्टिव नॉलेज डोमेन, ठीक है। आगे आते हैं, तीसरा जो इन्होंने बताया वो बताया हिंदी में बोले तो मनोसंचालित, अंग्रेजी में बोले तो साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। अब आप ध्यान दोगे कि साइकी का जो संबंध होता है, साइकी जो वर्ड है उसका संबंध आपके दिमाग से होता है, ठीक है। तो इसमें किन किन चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। पहला, चीज़ों को मैनिपुलेट करने की क्षमता आपके अंदर विकसित किया जाता है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने तरीके से उसको समझा सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जो इसमें चीज़ सिखाया जाता है वह है बार बार सुधार करने की क्षमता। मान लीजिए कि कोई चीज़ आप गलत करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप उसको फिर छोड़ देंगे, नहीं, बार बार उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे। जो भी चीज़ें घट रही है, बढ़ रही है, आप गलती कर रहे हैं, उसमें सुधार करने के लिए आप सुधार करने की क्षमता का विकास करवाया जाता है बच्चों के अंदर। उसके बाद आते हैं तीसरा जो इसमें है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकुलेट करने की क्षमता। आर्टिकुलेट करने का मतलब किसी चीज़ को अपने वे में समझाने की क्षमता, ठीक है, वो इसमें डेवलप किया जाता है, आप कितना बेहतर से समझा सकते हैं। आगे आते हैं, नेचुरलाइज करना, ठीक है, चीज़ों को नेचुरलाइज करने की क्षमता, उसमें भेदभाव नहीं करना। जैसे प्रकृति भेदभाव नहीं करती है, जैसे उसके ऊपर किसी चीज़ का मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से लोग हैं, किस महादेश के लोग हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, प्रकृति सबको एक समान व्यवहार करती है। तो उसी तरीके से मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आप बच्चों को यह समझाते हैं कि उनके अंदर नेचुरलाइज करने की क्षमता, नेचर की तरह प्रकृति स्वभाव उनके अंदर पैदा हो सके। तो किसी भी चीज़ को नेचुरलाइज करने की क्षमता का विकास बच्चों के अंदर किस ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, तो मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। आगे आते हैं, ये तो ब्लूम ने कहा।
अब गैगने और ब्रिक्स ने क्या कहा, तो गैगने और ब्रिक्स ने कहा, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप शॉर्ट में समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश ज़्यादा करें। देखिए, गैगने और ब्रिक्स ने कहा कि इंटेलेक्चुअल स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों के अंदर, ठीक है, बौद्धिक स्किल्स होने चाहिए, बौद्धिक क्षमता का विकास होना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने फोकस किया कॉग्निटिव पे, तो कॉग्निटिव अप्रोच मैंने यहाँ पे समझाया, ठीक है, जिसमें ज्ञान, बोध और उसका उपयोग, उसका विश्लेषण, उसका मूल्यांकन करने की क्षमता का विकास। उसके बाद इन्होंने कहा कि ओरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ओरल इन्फॉर्मेशन पे इन्होंने फोकस किया है, मौखिक सूचना पे इन्होंने फोकस किया है। उसके बाद इन्होंने शारीरिक क्षमता का विकास पर भी फोकस किया है, और साथ ही साथ इन्होंने एटीट्यूड पे भी फोकस किया है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल आ सकता है कि किस शिक्षाविद ने इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव अप्रोच, ओरल इन्फॉर्मेशन, शारीरिक क्षमता और साथ में साथ एटीट्यूड के डेवलपमेंट के बारे में बात किया है, तो वो है गैगने एवं ब्रिक्स। ये दोनों का नाम जब भी आएगा तो एक साथ आएगा। और किस शिक्षाविद ने 3 अप्रोच के बारे में बात किया, 3 मोटिव्स के बारे में बात किया, कॉग्निटिव और अफेक्टिव और साइकोमोटर, उसका नाम था ब्लूम, ठीक है, उसका क्या नाम था, ब्लूम। तो अब छठा टॉपिक हमारा खत्म हो गया, आते हैं 7वें टॉपिक पे। देखिए, 7वां टॉपिक से अक्सर सवाल पूछा जाता है दोस्तों, मैं VVI लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इस बार इससे पूछा ही जाएगा, मैं बोल रहा हूँ कि इससे पूछा जाता है अक्सर, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग्स का अर्थ होता है सूत्र, ठीक है। आप बच्चों को जब पढ़ाने जाते हो तो किस फार्मूला का इस्तेमाल करते हो, तो कौन कौन से सूत्र होते हैं, उन सूत्रों की चर्चा करते हैं हम लोग। पहला सूत्र है सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने गए, तो क्या आप चीज़ों को पहले ही कॉम्प्लेक्स कर देंगे? नहीं, आप बच्चों को पहले सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, और जब वो सरल तरीके के सरल चीज़ों को समझने लगते हैं तो आप धीरे धीरे उसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। जैसे हमारे यहाँ शिक्षा नीतियाँ भी बनाई गई है और हमारे यहाँ शैक्षणिक ढांचा जो बनाया गया है वो आप देखो कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, पहले सरल होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके जटिल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आप बच्चों को पहले सरल तरीके से, सरल स्वभाव से उसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, उसके बाद उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी लाएंगे, उसको जटिलता की ओर आगे बढ़ाएंगे। तो पहले उसको क्या करेंगे, इजी वे में, उसके बाद कॉम्प्लेक्स वे में। तो सवाल आपसे आ सकता है कि सरल से जटिल की ओर। जैसे सवाल इसमें से इस तरीके से पूछते हैं कि निम्न में से कौन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के हिस्सा नहीं है, तो इसमें से 3-4 ऑप्शन रहेंगे, आपको टिक करना है। तो आप इन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से टिक कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे आप पढ़ाने के लिए जाओगे तो आप पहले बात करते हो, बच्चा जो चीज़ों के बारे में जानता है उसके बारे में बात करते हैं, और फिर धीरे धीरे आप उसके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप करते हैं ताकि जो चीज़ें वो नहीं भी जान रहा है उसको वो स्वीकार करने की क्षमता उसके अंदर पैदा हो सके। तो पहले आप बात करते हैं किसके बारे में, जो वो जान रहा है, तो ज्ञात, और जो वो नहीं जान रहा है, जो अज्ञात, जो आप बताने वाले हैं। तो ज्ञात से लेकर अज्ञात की ओर इसमें हम लोग चलते हैं। और तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। इसमें क्या करना है, आप देखो कि दिमाग जो हमारा है वो अक्सर इमेज में सोचता है, ठीक है, इमेजिन करता है। तो आप बच्चों को क्या करते हो कि पहले जैसे आप मैप के माध्यम से समझाते हो तो वो एक मूर्त रूप है। मान लीजिए कि आपने भारत का मैप बताया और यहाँ पे बता दिया कि ये दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो ये एक मूर्त तरीका है इमेजिनेशन करके, ठीक है। आप बताना चीज़ों को मैप के माध्यम से, सारे के सारे मूर्त के अंतर्गत आते हैं। और अमूर्त का संबंध है विचार से, थॉट से। थॉट को आप मैप पे नहीं दर्शा सकते हैं, इसीलिए पहले आप उसको मूर्त रूप में समझाते हैं, मूर्त तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अमूर्त की ओर ले जाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब 2 चीज़ें हैं दोस्तों, एक है विश्लेषण और दूसरा है संश्लेषण। विश्लेषण क्या होता है, कोई एक छोटा सा चीज़ है, कोई एक छोटा सा टॉपिक है, उसको एनालाइज करके 3-4 पन्ने में ढेर सारे शब्दों में उसको एनालाइज करना, विस्तृत करना, उसका विस्तार करना, उसका विश्लेषण करना। लेकिन संश्लेषण इसका ठीक उल्टा प्रक्रिया है, ढेर सारा चीज़ है और आपको बोल दिया गया है। जैसे आप संक्षेपण बनाते होगे स्कूल में, तो आप देखो तो एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया गया है और आपको 1/3 हिस्सा में उसको संक्षेपण करना होता था। तो वो जो प्रक्रिया है वही संश्लेषण की प्रक्रिया है, जिसमें आपके पास ढेर सारा मटेरियल है, उसको 10 लाइन में, 20 लाइन में कंक्लूड करना है।
आगे आते हैं। तो पहले आप बच्चों को क्या समझाएंगे, एनालाइज करना, उसके बाद सिंथेसाइज करना। आगे आते हैं, अगला जो है फॉलो द नेचर। आप बच्चों को क्या करेंगे, नेचर को फॉलो करना सिखाएंगे, क्योंकि बच्चे नेचर से भी सीखते हैं। तो नेचर को फॉलो करने के लिए बताएंगे। उसके बाद इंद्रियों की ट्रेनिंग, जो उनके यहाँ 5 इंद्रियाँ होती है हमारे शरीर में, ठीक है, उन 5 इंद्रियों की ट्रेनिंग देंगे आप, उनको यूज़ करने की क्षमता का विकास करवाएंगे। आगे आते हैं, आज 7वें नंबर, आज का हमारा जो इसका मैक्सिमम ऑफ टीचिंग का 7वां पॉइंट है वो है पार्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, किसी चीज़ को आप पहले व्यक्तिगत उदाहरण के तौर पे समझाएंगे, स्पेसिफिक उदाहरण देंगे, विशेष उदाहरण देंगे, उसके बाद उसको आप जनरलाइज करेंगे, तब बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। और आगे आते हैं, लास्ट का पॉइंट है अपरिपक्व से परिपक्व। किसी भी बच्चे को आप पढ़ाने जाते हैं तो पहले आप उसके साथ अपरिपक्वता की व्यवहार करते हैं, वो मतलब मैच्योर नहीं होता है, आप धीरे धीरे बच्चे को मैच्योर करते हैं। ठीक है, तो अमैच्योर से लेकर के मैच्योरिटी की ओर उसका प्रसार करते हैं, उसको उसकी ओर आगे बढ़ाते हैं। तो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में टोटल 8 पॉइंट्स था, मेरे ख्याल से सारे के सारे 8 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आज का 8वें टॉपिक पे चलते हैं, शिक्षण सिद्धांत के बारे में। ठीक है, टीचिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। पहला चीज़ ध्यान रखिएगा, टीचिंग प्रिंसिपल 2 प्रकार के होते हैं। टीचिंग प्रिंसिपल 2 प्रकार के होते हैं, पहला मनोवैज्ञानिक और दूसरा सामान्य, या फिर आप पहला सामान्य कर लो, दूसरा मनोवैज्ञानिक कर लो, जैसा। अब देखो कि सामान्य शिक्षण सिद्धांत में किन किन चीज़ों को सिखाया जाता है। पहला मोटिवेशन को, ठीक है, किसी को कैसे मोटिवेट करना है, बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है उसके बारे में सिखाते हैं, उसके एक्टिविटी को सिखाते हैं, उसके बाद उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत अंतर को पहचानने के लिए क्षमता का विकास करते हैं। ठीक है, तो टीचिंग सिद्धांत में क्या है, 1-2 बच्चे हैं तो उन दोनों के बीच में व्यक्तिगत डिफरेंसेज होते हैं, तो उनको आप समझ पाते हैं, उसी के अनुसार उनको ट्रीट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, आप उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं। तो आप देखो कि टीचिंग प्रिंसिपल में जनरल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेज को पहचानना, रिकॉग्नाइज करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद आप किसी भी चीज़ को पढ़ाते हो तो उसको उसके जीवन के साथ लिंक करते हो, है ना, लिंक विथ देयर लाइफ। किसके लाइफ, स्टूडेंट का लाइफ। सिलेक्शन थ्योरी, उसके बाद प्लान करना, किसी भी चीज़ को कैसे प्लान करना है, उसको कैसे अलग हिस्सों में बांटना है, और कोई चीज़ वो गलत कर रहे हैं तो उसके बाद उसमें कैसे उसको संशोधित करना है, कैसे उसको फिर से इम्प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद आप सिखाते हो रिक्रिएशन के बारे में। मान लीजिए कि कोई वो चीज़ क्रिएट किया और वो गलती हो गया, तो ऐसा नहीं कि वो डीमोटिवेट होकर उसको करना बंद कर दें, आप उसको रिक्रिएशन के लिए सिखाते हो। ठीक है, उसके बाद आप सिखाते हो उसको कि क्लासरूम में डेमोक्रेटिक माहौल होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवहार होनी चाहिए बच्चों के बीच में, आपस में एक दूसरे के साथ। आगे आते हैं, मनोवैज्ञानिक अप्रोच में, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत में किन किन पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है। तो पहली बात मैंने बताया था कि मनोवैज्ञानिक का संबंध आपके दिमाग से है, आपके मन से है। हालांकि मन और दिमाग 2 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर मनोवैज्ञानिक का संबंध दिमाग से है। उसमें किन किन चीज़ों का विकास होता है, पहला मोटिवेशन पे ध्यान देते हैं, इंटरेस्ट पे, उसके बाद एंटरटेनमेंट पे ध्यान देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, और उसके बाद चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, ठीक है, बताते हैं। उसके बाद सिंपैथी रखते हैं बच्चों के प्रति, और क्रिएटिविटी को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं 9वें टॉपिक पे, और आज का हमारा 9वां टॉपिक है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। एक सेकेंड, अब हम लोग बात करते हैं 9वें टॉपिक पे, और आज का हमारा 9वां टॉपिक है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अंग्रेजी में बोले तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचिंग। जब आप पढ़ाते हैं तो आपके शिक्षण को कौन कौन से कारण हैं जो प्रभावित करते हैं, उन सारे कारण के बारे में हम लोग बारीकी से एक एक पे विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला, आपकी शैक्षणिक योग्यता, आप कितना पढ़े लिखे हैं।
जब आप पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वो सारा चीज़ आपके लिए मैटर करता है और स्टूडेंट के लिए भी डेफिनेटली मैटर करता है। जैसे मान लीजिए कि एक शिक्षक है जो बीएड किया है, ठीक है, उन्होंने बीएड कंप्लीट किया है और ग्रेजुएट हैं, और उनको आप पोस्ट ग्रेजुएशन का क्लास लेने के लिए भेज देते हैं, तो उनकी शैक्षणिक योग्यता कहीं ना कहीं शिक्षण को प्रभावित करेगी। तो ध्यान रखेंगे कि उनकी शैक्षणिक योग्यता के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाने का अवसर दिया जाता है। तो पहला पॉइंट था शैक्षणिक योग्यता। दूसरी बात, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आप कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं। जैसे आप फ्रेशर हैं और पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, तो और जो लोग काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो काफ़ी दिन से पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, नहीं, लेकिन उनके पास एक पढ़ाने का अनुभव है, ठीक है, और वो अनुभव उनको काम आता है। तो आप ध्यान रखो कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, एक्सपीरियंस शिक्षा को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे आते हैं, शिक्षण की शैली, आप किस स्टाइल में पढ़ाते हैं बच्चों को, डेमोन्स्ट्रेट करके, मतलब चीज़ों को प्रदर्शित करके पढ़ाते हैं, या फिर मैंने बताया ना कि मूर्त से अमूर्त की ओर, तो आप मूर्त मतलब माइंड, मतलब मैप के माध्यम से आप पढ़ा रहे हो, प्रदर्शित करके पढ़ा रहे हो, तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपका हर टीचर का अपना स्टाइल होता है, तो आपके शिक्षण की शैली आपके शिक्षण को प्रभावित करती है, वो उसके प्रभावी कारक के रूप में उसको गिना जाता है। और चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट है कक्षा, मतलब क्लास का इन्वायरमेंट, जहाँ पढ़ाने के लिए जाते हैं वहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट भी मैटर करता है आपके शिक्षण के लिए, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट को आप बारीकी से लिखते चलिएगा। पाँचवें पॉइंट पे आते हैं आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। अब जब शिक्षक पढ़ाने जा रहा है तो ऐसा नहीं हो कि वो मजबूरी में पढ़ाने जा रहा हो, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस उसी पे वो आश्रित हो, उसी पे वो बाध्य हो पढ़ाने के लिए। यदि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है तो उसके माइंड में बहुत तरह की बातें चलती रहेंगी, तो वो स्वतंत्र रूप से पढ़ा नहीं सकेगा और वो बच्चों के साथ, अपने पढ़ाई के साथ, अपने शिक्षण के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। इस वजह कर उसकी आर्थिक स्वतंत्रता है वो शिक्षण को प्रभावित करेगी और इसको एक प्रभावी कारक के रूप में गिना भी जाता है। आगे आते हैं, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू शिक्षक, मतलब टीचर्स इंटरेस्ट। शिक्षक, जो भी शिक्षक किसी भी क्लासरूम में जा रहे हैं, किसी भी क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए और किसी भी विषय को, तो ऐसा नहीं है कि एक इतिहास विषय का शिक्षक को पढ़ाने के लिए ज्योग्राफी दे दिया जाए और वो सेम न्याय कर सकें जैसा वो इतिहास के साथ न्याय कर रहे थे। ये स्वाभाविक सी बात नहीं है, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि जो भी शिक्षक हैं उनको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको पढ़ाने के लिए उसी सब्जेक्ट दिया जाए, ताकि शिक्षण को प्रभावित नहीं कर सके उसके सब्जेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब आपके सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा पढ़ाने के लिए, तो आपका जो सब्जेक्ट है वह शिक्षण को प्रभावित करेगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काउज है। जैसे आप देखो कि भारत में अभी शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं और वो हिस्टोरियन हैं, तो अब वो हिस्टोरियन है, आप उनको इकोनॉमिक्स का काम दे दिया, तो इसीलिए तो भट्ठा बुड़ गया देश का। आगे आते हैं 7वें नंबर पे, तो आप देखो कि कैसे प्रभावित होता है। और 7वें नंबर पे आते हैं, 7वां नंबर है हमारा, नो एनी एक्सपेक्टेशन बाय एनीवन। शिक्षक से किसी को, उसके परिवार के सदस्यों को, उसके समाज के सदस्यों को किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। यदि उम्मीद होगी तो वो शिक्षक जहाँ पर पढ़ाने के लिए जा रहा है, जिस संस्था में, जिस विश्वविद्यालय में, वहाँ पर वो बच्चों के साथ और अपने पढ़ाई के साथ वो न्याय नहीं कर पाएगा। और 8वें नंबर पे आते हैं विशेषज्ञता, ठीक है। यदि आप किसी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं और आपको वो सब्जेक्ट मिल रहा है, तब तो ठीक है, आप उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे। लेकिन आप विशेषज्ञ नहीं हैं, आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हैं और आपको पढ़ाने के लिए दे दिया गया, तो आप उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और यह फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचिंग के अंतर्गत एक कारण के रूप में इसको गिना जाता है। और आगे आते हैं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब है अपने मन में पहले से किसी बात को, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी के प्रति घृणा का भाव या किसी के प्रति किसी भी तरीके के विचार को उत्पन्न करके रखना, बनाए रखना, ठीक है। उस मानसिक स्थिति को पूर्वाग्रह कहते हैं। तो जब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेंगे तब भी आप शिक्षण के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, अब हम लोग बात करेंगे 10वें टॉपिक के बारे में। आज का हमारा 10वां टॉपिक है शिक्षण कराने के लिए मेथड, ठीक है। पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 3 तरीके के मेथड मैंने लिखा है, ठीक है। 3 तरीके के मेथड मैंने लिखा है। कौन कौन? पहला
लार्ज ग्रुप मेथड, ठीक है, बड़ा सा ग्रुप को पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा स्मॉल ग्रुप यानी छोटे समूह है, बच्चों के छोटे समूह, उन समूह को पढ़ाने के लिए किस किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद एक इंडिविजुअल अप्रोच होता है जिसमें आप किसी को होम ट्यूशन पढ़ाने वगैरह जाते हो, जिसको आप व्यक्तिगत ग्रुप कहते हो, ठीक है। इंडिविजुअल ग्रुप वाले को पढ़ाने के लिए कौन कौन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ये तीनों के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो ध्यान रखना पहला बात कि जो लार्ज ग्रुप मेथड होगा वो शिक्षक केंद्रित होगा, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे भी मैंने बताया था कि जो पेडागॉजिकल अप्रोच है वो टीचर सेंटर्ड होता है, तो जो लार्ज ग्रुप मेथड होगा वो टीचर सेंटर्ड होगा। दूसरी बात, जो स्मॉल ग्रुप मेथड होगा वो मिक्स्ड होगा, ठीक है, वो मिश्रित रणनीति कहा जाता है इसको। तो आपसे सवाल आ सकता है कि स्मॉल ग्रुप मेथड के लिए और कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, या फिर यह किस प्रकार की रणनीति है, तो वह एक मिश्रित रणनीति है। आगे आते हैं, व्यक्तिगत ग्रुप जो है वो निजीकृत होता है, ठीक है। अब व्यक्तिगत का संबंध यहाँ निजी से, प्राइवेट से। आगे आते हैं कि जब लार्ज ग्रुप मेथड के लिए पढ़ाने के लिए कौन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो पहला, लार्ज ग्रुप को पढ़ाने के लिए हम लोग लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखो कि बड़े बड़े ऑडिटोरियम में एक अकेले प्रोफेसर 3000-4000 ऑडियंस को पढ़ाते हैं, लेक्चर देते हैं, व्याख्यान करते हैं, तो वो लार्ज ग्रुप मेथड के लिए इस लेक्चर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको मैं बारी बारी इसमें बता देता हूँ, आप लिख लेना। लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, टीम टीचिंग का इस्तेमाल करते हैं, टेलीविज़न का, वीडियो मेथड का, रिव्यू का, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन का, ठीक है। जैसे बड़े बड़े ऑडिटोरियम में आप जाते हो, कहीं पे क्लास होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसमें एक एक बच्चे से जिन जिन को सवाल पूछना है वो क्वेश्चन आंसर सेशन कर देते हैं, और उस तरीके से वहाँ पे संवाद किया जाता है, उस तरीके से वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके बाद टीम टीचिंग, विश्वविद्यालय में क्या होता है, टीम टीचिंग ही है। हर एक टीचर को, हर एक प्रोफेसर को उनको सिलेबस दे दिया गया है उनके हिस्से का, और वो उसी को पढ़ाते हैं। तो बड़े ग्रुप को पढ़ाने के लिए इन सारे तमाम मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और छोटे ग्रुप को पढ़ाने के लिए कौन कौन मेथड है, ग्रुप डिस्कशन। तो सवाल आपसे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन किस ग्रुप मेथड के अंतर्गत आता है, तो स्मॉल ग्रुप मेथड के अंतर्गत ग्रुप डिस्कशन आता है। उसके बाद सेमिनार को इसी में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद पैनल डिस्कशन को इसी में रखा गया, उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग को इसमें रखा गया, उसके साथ साथ केस स्टडी को इसमें रखा गया है। उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट के माध्यम से जब आप पढ़ाते हैं तो वह स्मॉल ग्रुप को, स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ रोल प्लेइंग मेथड भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे आते हैं, व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल ग्रुप होते हैं उसको पढ़ाने के लिए कौन कौन इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सा तरीका है, वो है पहला होमवर्क, ठीक है। जब आप पढ़ाने के लिए जाते हो तो बच्चों को होमवर्क देते हो, असाइनमेंट देते हो, तो वो जो सारे के सारे चीज़ें हैं वो आता है व्यक्तिगत ग्रुप के अंतर्गत, जिसमें होमवर्क है, असाइनमेंट है। उसके बाद इन्होंने एक पॉइंट लिखा है, कंप्यूटर बेस्ड जितने भी एजुकेशन है, ठीक है, कंप्यूटर पे आधारित। तो उसमें आप बच्चों को आप बता देते हैं कि ये फंक्शन यहाँ से है और इसको आप, इससे आपको ये काम करना है। तो उसमें आपका कोई भी हाथ नहीं होता, बच्चे डायरेक्ट उससे खुद से पढ़ते हैं। तो वो जो है व्यक्तिगत ग्रुप मेथड यानी निजीकृत मेथड के अंतर्गत आता है। उसके साथ साथ ओपन जो एजुकेशन है, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें विश्वविद्यालय आपको किताब प्रदान कर देती है और साल भर में 6 महीने में आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो वो भी एक तरीके का क्या है, इंडिविजुअल ग्रुप टीचिंग मेथड है। उसके बाद लास्ट में इन्होंने एक पॉइंट दिया है, वीडियो के माध्यम से भी आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो भी उसी मेथड के अंतर्गत आता है। इससे सवाल आता है कि इसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहा जाता है। सवाल ये आएगा आपसे कि निम्न में से कौन सा मेथड ह्यूरिस्टिक मेथड है, या ह्यूरिस्टिक मेथड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, लार्ज ग्रुप के लिए, स्मॉल ग्रुप के लिए, इंडिविजुअल ग्रुप के लिए। तो इंडिविजुअल ग्रुप के लिए, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं खोज एवं अनुमानी विधि। आगे आते हैं 11वें नंबर पे, और आज का 11वां टॉपिक है हमारा माइक्रो टीचिंग मेथड। पहली बात ध्यान रखना कि माइक्रो टीचिंग मेथड है वो बच्चों के लिए नहीं है, वो शिक्षक के लिए है, वो अध्यापक के लिए, वो प्रोफेसर के लिए है, ठीक है। पहला ये सवाल पूछे गए हैं, माइक्रो टीचिंग से अक्सर सवाल पूछे ही जाते हैं।
दूसरी बात कि इसको कहते क्या हैं, जैसे क्लासरूम में घुसने से पहले जो भी बच्चे जो भी शिक्षक पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उससे पहले 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट के अंदर वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वो जो प्रक्रिया है उसी को माइक्रो टीचिंग मेथड कहते हैं। और इस मेथड में किया जाता है कि पहले 5 बच्चे को 10 बच्चे को 5 से लेकर के 10 बच्चे, मैक्सिमम 10 बच्चे मिनिमम 5 बच्चे को बैठा कर क्लासरूम में पहले उनको शिक्षक पढ़ाते हैं। उसके बाद वहाँ से इंस्टेंट फीडबैक लेते हैं, लगता है कि सही है, तब वो जा कर के फिर बड़े ऑडिटोरियम में बड़े क्लासरूम में पढ़ाते हैं। तो ये जो है इसको माइक्रो टीचिंग मेथड बोलते हैं। अक्सर ये सभी टीचर इस्तेमाल करते हैं और करना भी चाहिए, एक बढ़िया अप्रोच है। तो आपसे सवाल आ सकता है कि क्लास में 5 से 10 बच्चे हैं, उसके लिए कौन सा मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो माइक्रो टीचिंग मेथड है। और इसमें टाइम फिक्स होता है, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के अंतर्गत ये काम करते हैं। उसके बाद इंस्टेंट फीडबैक मैंने बताया कि जब आप पढ़ाएंगे तो बच्चे से तुरंत आप फीडबैक लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप जान लेंगे कि हाँ कैसा है, उसके बाद फिर आप पढ़ाने के लिए निकल जाएंगे। आगे आते हैं, आज का हमारा 12वां टॉपिक है वो है माइंड मैपिंग। इससे सवाल पूछे गए हैं कि माइंड मैपिंग एक मेथड है टीचिंग का, ठीक है। माइंड मैपिंग में आप बच्चों को उनके माइंड में एक मैप तैयार करते हैं। ऐसे आसानी से आप समझो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा ही देता हूँ, आप लिख लिए होंगे। देखो मान लो कि ये आपका माइंड है और इसमें चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, मैप के माध्यम से समझ रहे हो। मान लो कि ये वर्ल्ड मैप को आप समझ रहे हो, यूएसए है, इंडिया है, एशिया है, ठीक है, और ये ऐसे ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया, इस तरीके से। तो इस मेथड में आपको माइंड में मैप के माध्यम से, ठीक है, मतलब कि आपसे एक लाइन में पूछा जाए तो माइंड में इमेजिनेशन के माध्यम से, ठीक है, इमेजिनेशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, ये क्या है, माइंड मैपिंग के अंतर्गत आता है। माइंड मैपिंग दरअसल इसी को कहते हैं। तो इसकी खोज पहली बार किसने की थी, टोनी बुजान ने। सवाल यह पूछेगा कि माइंड मैपिंग के फाउंडर कौन है, तो टोनी बुजान। टोनी बुजान कब किए उन्होंने, 1960, ठीक है, 1960 में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक शिक्षाविद जिसका नाम था टोनी बुजान, उसने शिक्षा के लिए, शिक्षण के लिए एक नई विधि का स्थापना किया, एक नई विधि को प्रतिपादित किया जिसको आप माइंड मैपिंग के नाम से जानते हैं आप। आगे आते हैं 13वें नंबर पे, और आज का 13वां नंबर है डेल का त्रिकोणीय मेथड। ये बहुत बड़ा है, इसके बारे में मैंने लिख नहीं पाया, मेरे पास स्पेस नहीं था। अगले वीडियो में मैं लाऊंगा तो डेल के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इतना ध्यान रखिए, आपसे सवाल पूछा जाता है कि शिक्षण के लिए त्रिकोणीय मेथड किसने दिया। शिक्षण के लिए त्रिकोणीय मेथड का प्रतिपादन किसने किया, तो वो किया था डेल ने, ठीक है, किसने, डेल कौन थे, डेल एक तरीके का एक एजुकेशनिस्ट थे, एक तरीके का नहीं, डेल एक शिक्षाविद थे, ध्यान रखना। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, और आज का लास्ट टॉपिक है हमारा इवैल्यूएशन। आप इसको अंग्रेजी में बोलते हो और हिंदी में आप देख रहे होगे मूल्यांकन कहते हैं इसको, ठीक है। अब तो इतने सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी वो पढ़ाने के लिए, कि कैसे कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, पढ़ाने के क्या सूत्र हैं, फिर टीचिंग होता क्या, ये सारे तमाम चीज़ों पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद बच्चों को अब हम लोग लास्ट में उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में इवैल्यूएशन बोलते हैं। इवैल्यूएट करते हैं कि वो कहाँ तक सीख पाया। तो इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास 4 प्रोसेस हैं, 4 तरीके के इवैल्यूएशन हैं। उन चारों के बारे में हम लोग विस्तृत में चर्चा करते हैं। आपको वहाँ पे देखने में समस्या हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। पहला इवैल्यूएशन है, उसको बोलते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, ठीक है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन को हिंदी में बोलते हैं स्थानन। हिंदी इसका थोड़ा टफ है, आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तब इसको समझ रहे होंगे। स्थानन मूल्यांकन इसको बोलते हैं, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। जैसे आप किसी बच्चे का एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेने से पहले उसके तमाम जितने भी क्राइटेरिया हैं उसको आप चेक करते हो, ठीक है। वही प्रक्रिया जो है, वही मूल्यांकन की प्रक्रिया है, उसी को स्थानन बोलते हैं।
ठीक है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, जैसे आपके इंस्टीट्यूट से कोई बच्चा पढ़ा और कोई कंपनी उसको जॉब करवाने के लिए अपने यहाँ ले गई, तो सबसे पहले जब उसी को बोलते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, उसको बोलेंगे प्लेसमेंट। और जब वो प्लेसमेंट के माध्यम से उस इंस्टीट्यूट में, उस कंपनी में जब वो ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने से पहले उसके जितने भी क्राइटेरिया हैं, क्या वो फुलफ़िल करता है या नहीं, उन सारी चीज़ों को वो चेकआउट करेंगे, ठीक है। वो चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, उसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं और आज के दूसरे मूल्यांकन पे आते हैं, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं निर्माणात्मक, है ना, निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जैसे क्विज है, जैसे एसे राइटिंग है, ठीक है, जैसे लेटर राइटिंग है, ठीक है, जैसे कहीं पे आप डिबेट रखते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो कि इवैल्यूएशन के कई सारे प्रोसेस होते हैं दोस्तों। आप बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उसको कई तरीके से आप बीच बीच में उसका मूल्यांकन करते रहते हैं। आप पढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ों को कितना समझ रहा है, उसके मूल्यांकन के लिए आप कई तरह के तरीके इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे आप बीच बीच में क्विज करवाते रहते हैं। क्विज के माध्यम से, जब मैं हॉस्टल में रहकर पटना कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तो उस दौरान हमारे हॉस्टल में इस तरीके का मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती थी, क्विज करवाया जाता था। तो क्विज के माध्यम से वहाँ पे चेक किया जाता था, उसी को बोलते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो क्विज के माध्यम से, एसे के माध्यम से आप बीच बीच में एसे राइटिंग करवाते रहते हो, उसके माध्यम से आप बच्चों को चेकआउट करते हो कि वो कितना पढ़ रहा है, कितना चीज़ों को समझ रहा है। उसके बाद लेटर राइटिंग के माध्यम से भी, आप मान लीजिए कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो प्राइमरी लेवल पे, तो उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को चेक करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए ये सारे तरीके इस्तेमाल करते हो। आप बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हो, मतलब बच्चे तो बड़े ही कब होंगे, जब मान लीजिए कि आप ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन में हो आप, तो उस दौरान आप डिबेट करवाते हो, ठीक है। कॉलेज में, हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी में आप डिबेट करवाते हैं, और डिबेट के माध्यम से आप अपने बच्चों को चेक करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि हाँ, इसके अंदर चीज़ों की कितनी समझ विकसित हो रही है। तो मूल्यांकन करने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें ये सारे तरीके हैं, क्विज हैं, एसे है, लेटर राइटिंग है, डिबेट हैं, और इसको निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपसे सवाल आएगा कि निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, तो क्विज है, लेटर है, एसे राइटिंग है, डिबेट है, ये सारी चीज़ें। उल्टा करके सवाल पूछ दे कि क्विज किस तरीके का मूल्यांकन है, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन है। तो आप दोनों स्थिति में खुद को तैयार रखिएगा। आते हैं तीसरे, आज का सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा, यानी कि तीसरा मूल्यांकन है, जिसको नैदानिक मूल्यांकन कहते हो आप हिंदी में। हिंदी तो बहुत टफ लगता है मुझे, और अंग्रेजी में इसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को आप ऐसे समझिए, जैसे आप सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हो विश्वविद्यालय में। मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो पर सेमेस्टर यानी प्रत्येक 6 महीने पर एग्ज़ाम होता है आपका। तो जो 6 महीने का एग्ज़ाम है, एक निश्चित अवधि में आपको पढ़ाई करवा देने के पश्चात आपके मूल्यांकन के लिए किसी तरीके का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, और उस एग्ज़ाम के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाता है। उस प्रक्रिया को कहते हैं नैदानिक मूल्यांकन। और जब आप सेमेस्टर में फ़ेल होते हो या फिर ज़्यादा नंबर लाते हो, तो जो बच्चे फ़ेल हुए उसके पीछे कौन कौन से जिम्मेवार कारक हैं, उन कारकों को दूर करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए मूल्यांकन लाया जाता है। इसलिए अचानक से आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, बीच में सेमेस्टर एग्ज़ाम लिया जाता है, ताकि आपको चेक कर लिया जाए आपका कमज़ोर सेक्शन को, और आप उस पर वर्क करें, ताकि फाइनल एग्ज़ाम में आप फेल नहीं हो सकें। तो इसलिए कह सकते हैं कि आपसे सवाल आ सकता है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होता है, 3 महीने का जो एग्ज़ाम होता है, वो किस में आता है, नैदानिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम किसके अंतर्गत आते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंतर्गत। और आज आते हैं चौथे मूल्यांकन पे, जो कि मूल्यांकन का लास्ट प्रकार है, और वह है योगात्मक मूल्यांकन, यानी आज का लास्ट है और चौथा योगात्मक। हिंदी में योगात्मक और अंग्रेजी में समेटिव, ठीक है। और मूल्यांकन तो आप समझ ही रहे हैं।
योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ है कि यह आपके सर्टिफिकेट में इसका नंबर जुटता है। ऐसे तो जुटता सेमेस्टर का भी है, लेकिन लास्ट में एक फाइनल 1 साल का सिलेबस आपका फिक्स कर दिया जाता है और उस 1 साल के सिलेबस को पढ़ाने के पश्चात आपको, अब जब आप दूसरे ईयर में प्रवेश करते हो तो पूरे 1 साल का एक बार परीक्षा लिया जाता है, ठीक है, जिसको फाइनल ईयर एग्ज़ाम बोलते हो। तो उस एग्ज़ाम को बोलते हैं, उस एग्ज़ाम के माध्यम से आपका इवैल्यूएशन करवाया जाता है और उसी इवैल्यूएशन प्रोसेस को बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। तो आपसे सवाल इस तरीके के आते हैं कि वार्षिक परीक्षा के उपरांत बच्चों का जो मूल्यांकन किया जाता है, उस मूल्यांकन को किस प्रकार का मूल्यांकन की श्रेणी में रखा जाता है, तो वो है योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके का सवाल आ सकता है, दूसरे तरीके से सवाल आ सकता है कि निम्न में से कौन योगात्मक मूल्यांकन है, सेमेस्टर एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, क्विज, या इनमें से कोई नहीं। तो आप करोगे फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम होगा वो योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया। तो दोस्तों आज का मैंने आपके लिए 13 टॉपिक 13 नहीं 14, हाँ टोटल हम 14 टॉपिक लेकर के आए थे आपके लिए। मेरे ख्याल से आज का 14 टॉपिक टोटल के टोटल आपको समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आया या फिर कहीं पे किसी एक टॉपिक में परेशानी रह गई तो आप वीडियो को पॉज करें, पीछे करें, बैक करें, रोक करके धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को बारीकी से समझ लें, याद कर लें, लिख लें, नोट्स बना लें, जो भी करना है आप कर लें, जल्दी कर लें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो से आपको किसी भी तरीके का कोई भी फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वैसे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड को शामिल किया गया है, जैसे सेट है, नेट है, जेआरएफ है, और उसी तरीके से बीएड का भी एग्ज़ाम है। तो ऐसे कई सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अच्छे से तैयारी करें और इसी बार आपका जेआरएफ हो। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी, बाय बाय, टेक केयर।